बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर? देखिए, आपने ज़रूर उसको सुना होगा। मैंने कोई उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन फेंक निकालते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं, और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको उसको विषय को इस ढंग से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सब हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा, सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको, मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार 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 कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने, कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है और संविधान से ही सारी चीज़ें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है ये इतिहास बताता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया, और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं, और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बहुत ही अच्छे प्रकार से और समाज के हित में लोक कल्याणकारी योजनाएं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। विशेष तौर पर जैसे अभी जो हमारी योजना आई है महिलाओं के लिए, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके अंदर 21 रुपया मासिक ऐसी हमारी महिलाओं को, बहनों को मिलेगा जिनकी आयु 23 वर्ष या इससे ऊपर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक योजना, और उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 1 नवंबर से वो पैसे सब लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। अन्य भी बहुत सी योजनाएं किसानों के हित में, युवकों के हित में, तरह तरह की योजनाएं जो बना करके वो ले करके आ रहे हैं, और जनता में एक अच्छा एक संदेश और मैसेज इस समय जा रहा है। लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने जो वायदे किए थे उस वायदे में जैसे लाडो योजना की बात है, उसमें प्रमाण का निशान लगा दी। देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना हमने पहले ही, यानी हमारे जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी इस बार वित्त मंत्री के नाते बजट में 5,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, उस 5,000 करोड़ को ध्यान में रखते हुए ये विषय उस समय ही उनको करना चाहिए था कि 5,000 करोड़ रुपया जिनको देना, वो इतनी इतनी महिलाएं यानी उसमें कवर होती हैं, वो सब की गई हैं। और आखिर तो ये आवश्यकता जिन महिलाओं की होती है उनके लिए योजना होती है, हर किसी के लिए नहीं होती। लेकिन फिर भी इसको आगे बहुत स्कोप है, आगे और कितना बढ़ाएंगे, कितना करेंगे, अभी तो पहला वर्ष है। किसानों की बात करते हैं, हम सर किसानों की बात की आप लोगों ने, आप योजनाएं भी चलाई, लेकिन मतलब ये कह रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में 24 फसलों का एमएसपी देने की बात करती है सरकार, 24 तो फसलें भी नहीं हो रही हैं। अब जो भावांतर योजना है उसके तहत तो मिल ही नहीं रहा। देखिए, जितनी फसलें होती हैं, कम मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, आखिर जो फसलें जिनका एमएसपी घोषित किया जाता है उन फसलों का एमएसपी पर खरीद करना ये सरकार का काम है। अब फसल कौन सी होती है, कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, वो फसलें किसान जो उगाएंगे उनको एक ये दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है भी इन सब फसलों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। और बाजरा जैसे हमने भी शुरू में किया था, जिसको भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत, वो अभी भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत खरीदा जा रहा है। कोई कहीं भी बेचे या घर में भी उपयोग करे तब भी उसका भावांतर भरपाई योजना का पूरा पैसा मिलता है, इसमें कहीं को कठिनाई नहीं। लेकिन सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर अभय सिंह चौटाला है, वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि असली मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप ही की चलती है। देखिए, इस विषय का मैं जवाब पहले दे चुका हूँ, बार बार मुझे देने की जरूरत नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, बखूबी अपने हिसाब से वो सारे निर्णय लेते हैं, सब काम करते हैं, और हम लोग मिल कर के चलते हैं। माने कभी मुझे से कोई बात पूछ लें या मुझे कोई आवश्यकता उनकी पड़ती है, मानो करनाल लोकसभा तो मेरी हरियाणा में ही है, और करनाल लोकसभा के कोई काम कराने होंगे तो मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री से बात करने के बाद वो काम सारे कराते ही हैं। और कभी हमारा मिलना होता है, कोई बात हमसे पूछते हैं, तो वो एक, क्योंकि हम उन जैसे मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक ही पार्टी रहती है तब भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। कोई पार्टी आज तक, जब से हरियाणा बना है तब से, किसी पार्टी का तीसरी बार लगातार शासन नहीं आया है, और जिसमें 2 बार के मुख्यमंत्री अलग रहे और बाद में तीसरी बार और कोई बना हो। अब एक सामंजस्य की बात को वो तो चाहते हैं हमेशा लड़ते रहें, उनको लड़ाई में मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है सब लोग मिलकर के साथ चलें, और हम तो
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हम आपस में नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं अच्छी मिलती हैं उसको भी लागू किया जाता है। हमारे यहाँ की जितनी अच्छी प्रैक्टिस हैं वो देश भर में बाकी लोग भी लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी का संस्कार एक अलग है जिसको कांग्रेस के लोग या बाकी और दलों के लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तो हरियाणा का भी कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी के भी काफी कार्यक्रम हुए, इन दोनों के कार्यक्रम हुए क्या? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं ये, और दो परिवारों के दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो उन्होंने खो दिए, तो हमारी पूरी सहानुभूति भी है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हम परिवारों के साथ खड़े हैं। और मैं आज चंडीगढ़ था तो उस नाते से उनके परिवार में होकर आया हूँ, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार की सहायता कोई भी होगी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणाएं कर रखी हैं, तो जितनी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं परिवार के हित में वो सब सर, आप सीएम रहे तो भ्रष्टाचार का आपने निकल लगाई, लेकिन इस तरह आपने जो है भ्रष्टाचार के वोट की मांग से वो आपने जो पुलिस अधिकारी की उन्होंने दूसरे पुलिस से भ्रष्टाचार के। देखिए, ये विषय ऐसा है जिसकी जितना हम बेदाखुदी करेंगे कुछ ना कुछ नया निकलेगा। भ्रष्टाचार विषय मोटे रूप से हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ये रही हैं, और इसमें कहीं किसी का कोई विषय आता है तो उसकी पूरी छानबीन की जाती है और उसमें कानून अपना काम करता है, तो भ्रष्टाचार ना हो ये हमारा पूरा प्रयास रहता है, पहले भी था आज भी है। और किसी पूछ नहीं दो, सारे बयान तो पूछेगा। किस संदर्भ में था वो अम्बेडकर का बयान जो आपने दिया था? आलोचना हो रही मामला में एसआईटी जांच कर रही है, और आज तो पुलिस अधीक्षक ने जो है पुलिस कर्मियों से जो अपील भी की कि ऐसे कर्मचारी हैं जो जिन्होंने सेवा दी थी, इसको जनता की सेवा की, उनकी आर्थिक मदद की है, तो एसआईटी कहाँ तक? देखिए, एसआईटी एक तो चंडीगढ़ पुलिस ने बनाई है, एक हरियाणा पुलिस ने बनाई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कहाँ तक वो पहुँचे होंगे, क्या किया होगा, इसकी जानकारी मैं तो कम से कम नहीं दे सकता। और एसआईटी का अपना काम होता है, अपना स्पीड होती है, अपने काम करने का तरीका हो, तो कर ही रहे होंगे। तीसरी बार सरकार बनी है, समझिए आपने एक किया तो मेरा सौदा से डॉक्यूमेंट चलेगा, सौदा तो मैं कमाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, एक खंभा भी मिलेगा आपको। देखिए, एक चीज़ को जब शुरुआत कराई जाती है तो उसमें समय लगता है, और ये सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। जो मेट्रो होती है वो हमारे अपने डिपार्टमेंट में है। देश भर में आज मेट्रो है, इस समय लगभग 1100 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है, और हम तो ये कह सकते हैं कि 2004 के बाद जिस गति से मेट्रो देश में बनी है, आज हमारा देश दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी हमारे से आगे केवल चाइना है या यूएसए है, और बहुत जल्दी मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम तेज़ गति से चल रहे हैं, हम यूएसए से भी आगे निकलेंगे। हम दुनिया में दूसरे नंबर मेट्रो में आएंगे। इस समय 24 शहर ऐसे हैं जहाँ मेट्रो चल रही है, 5 शहर ऐसे हैं जहाँ अभी मेट्रो नहीं शुरू हुई, उसमें नए सिरे से जो प्रकल्प हैं उनकी डीपीआर बन गई है, फिजिबिलिटी हो गई है, वो शुरू हो गया। 29 शहर इसमें कवर होने वाले हैं। अब उसमें एक्सटेंशन का जो विषय आता है तो दिल्ली डीएमआरसी मेट्रो है, ये कोई हरियाणा की अलग से मेट्रो नहीं, डीएमआरसी का ही हिस्सा है। और उसी में जो दिल्ली के बाहर जो प्रदेश हैं उसकी जो ऑफशूट्स हैं डीएमआरसी के द्वारा बनाई जाती हैं, चाहे वो बाजूगढ़ वाली ये लाइन हो, चाहे सोनीपत की लाइन है, अथवा गुड़गांव की लाइन है, या फिर बल्लभगढ़ फरीदाबाद की लाइन है, पलवल तक जानी है, उधर नोएडा में भी है और गाज़ियाबाद में भी है, सब तरफ ये बाहर जा रही हैं। तो ये जो पोर्शन है इसका प्रोसेस में चल रहा है। रोहतक ये अपना बहादुरगढ़ से असौदा, और इसके डीपीआर देखिए, ये उम्मीद का विषय नहीं है। विषय होता है कि उसकी फिजिबिलिटी कराई जाती है, पैसेंजर कितना मिलेगा, और जिस गति से मेट्रो चलती है उस गति से उसी फ्रीक्वेंसी पर अगर पैसेंजर होंगे तो कहीं तक भी डिमांड होंगे उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन इसकी फिजिबिलिटी जो है अभी तक ये है कि केएमपी रोड, जिस पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की भी चलने वाली है ट्रेन, और वहाँ तक जो रोड का ट्रैफिक है वो भी पर्याप्त जाता है। वहाँ कोई उस प्रकार का बड़ी बस्ती नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन है, तो उस प्रकार का अभी वहाँ से लोड ये तो संभावित है कि वो मिलेगा। उसके आगे मेट्रो का लोड भी नहीं मिल रहा। हाँ, रेलवेज़ है अथवा रोड ट्रांसपोर्ट है, वो ज़्यादा लगा करके इसको लिया जा रहा है। और रेलवे भी बहुत प्रगति पर कर रहा है। डेली पैसेंजर बहुत सारे जाते हैं, वो रेलवे से जाते हैं। रेलवे के स्टेशन छोटे नहीं होते, लंबी दूरी पर होते हैं। मेट्रो का स्टेशन हर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर होता है, तो 1.5-2 किलोमीटर पर बस्तियाँ अभी यहाँ इस रूट पर नहीं है जो लोग मांगते हैं इसको। एक सर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना थी, और दूसरा हरियाणा में बिजली के बिलों में जो छूट है वो 11 नवंबर तक है, कैसे वो बढ़ाया जाए? ये विषय हरियाणा सरकार के विषय के बारे में नहीं, अभी मुझे स्मार्ट मीटर जो हमने
सारे देश भर में जो आह्वान किया वो हरियाणा में किया है कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा लगाए जाएं, ताकि स्मार्ट मीटर से जो लोगों की शिकायतें हैं वो दूर होंगी और उससे हम अपने बिजली के उपयोग को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि किस ऑपरेटर से हमारा जो चलने वाला उपकरण है उसमें बिजली किस में ज़्यादा खपत होती है, किस में कम होती है, उपकरण की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें स्मार्ट मीटर में प्रावधान किए गए हैं ताकि हम अपने घर की बिजली बचा भी सकें और जितना उपयोग करना उतना कर सकें। इस प्रकार से स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा उपयोग है देश भर में। अब इस समय तक 10 लाख 10 करोड़ लगने हैं, लेकिन अभी 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और आगे इसको गति से बढ़ा रहे हैं। बीजेपी गुंडों की फौज है, वहाँ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एक बोलता है और दूसरा व्याख्यान करता है और तीसरा किसी किसी बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसा उनकी संस्कृति में लड़ाई जो है वो सबसे प्रमुख होती है। मंच पर चढ़ेंगे तो मंच तोड़ देंगे, एक को बोलने नहीं देंगे, 10 और बोलेंगे और किसी की बात किसी को समझ में आएगी नहीं। यह एक हमारे अनुशासन को वो हमारे उसको अगर इस ढंग से मानते हैं तो अपने अनुशासन को रखना जानते हैं और अनुशासन से ही भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और वो कहाँ से कहाँ नीचे गिर गए हैं। इसी प्रकार की बातों का व्याख्यान अपने वो लड़ाई झगड़ों में और अनुशासनहीनता को करते रहेंगे तो जो आज बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे अनुशासन को वो गलत ढंग से पेश करना बीजेपी ने कोई सत्ता का होगा नहीं, अगर उनके लड़के आएंगे, अगर उनके पीछे लड़का लड़की है तो आरएसएस से लेके आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिस प्रकार की व्याख्या वो करते हैं ऐसी व्याख्या वो करते रहेंगे तो जहाँ हैं वहाँ से भी गिर जाएंगे।